हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारा पहले भी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और हाइड्रोकार्बन्स के क्या यूजेस हैं। लेकिन जो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनके स्ट्रक्चर के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। So alkanes are almost non-polar molecules because of the covalent nature of the carbon-carbon and carbon-hydrogen bonds, and due to very little difference of electronegativity between carbon and hydrogen atoms. अगर आप periodic table में देखें तो हाइड्रोजन कौन से उसमें है, ग्रुप में है, और कार्बन कौन से ग्रुप में है, तो वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर आप देखेंगे सेवंथ ग्रुप में, जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और फिर इधर कार्बन ले लेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो वो वाले जो कंपाउंड है पोलर होते हैं, लेकिन जो एल्केन्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और दे पॉजेसेस वीक वेंडर वाल्स फोर्सेस। जब उनके पास वीक वेंडर वाल फोर्सेस होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्स्ट फोर मेंबर्स हैं C1 to C4, क्योंकि वहां पर जो है ये फोर्सेस काफी वीक हैं और उनका जो साइज है वो भी बहुत छोटा है, तो इसलिए वो गैसेस होते हैं। ये अभी हम देखेंगे कि वेंडर वाल फोर्सेस का इफेक्ट कैसे जो है उनके ऊपर होता है। तो C1 to C4 मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो यहां तक जो है केवल गैसेस हैं। एंड C5 to C17 तक जो है ये आपके लिक्विड्स होते हैं। लेकिन C5 मीन्स पेंटेन, हेक्सेन, ये लिक्विड में रहते हैं, क्योंकि साइज जो है इनका धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो वेंडर वाल फोर्सेस का जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है वो थोड़ा बढ़ता जाता है। एल्केन्स कंटेनिंग 18 कार्बन एटम्स और मोर आर सॉलिड्स। अगर 18 से ऊपर से जाएंगे हम तो वो सॉलिड्स होंगे। एट 298 केल्विन दे आर कलरलेस, ओडरलेस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम इनका देखें, एज द मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीज्ड, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है। दिस इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर वेंडर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल का, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाता है। अगर आप यहां पर देखें, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन का फिर ये नॉर्मल ब्यूटेन है, फिर ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। यहां पर अगर आप इनका बॉइलिंग पॉइंट देखें 111, ये तो अदर ये मॉलिक्यूलर मास है इनका 16, 30, 44, 58, 58 है ना। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 111 केल्विन में है, ये आपका 184, 230, 272, और यहाँ पर जो 2 मिथाइल प्रोपेन है ये आपका 261। ये थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ कम हो गया, लेकिन ये बढ़ना चाहिए। तो ये हम अभी देखेंगे कि वेंडर वाल फोर्सेस का इफेक्ट कैसे होता है और मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ता है। फिर हम देखेंगे पेंटेन, C5H12, 72, 86, 100, 114, 128। तो ये आपका जो है, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ये देखेंगे तो ये इंक्रीज होता जाता है। यहां से यहां तक बॉइलिंग पॉइंट जो है ये केल्विन में सब कुछ दिया हुआ है। ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये मॉलिक्यूलर मास है इनका। So except for the very small molecules, the boiling point rises 20 to 30 degrees for each carbon। जैसे जैसे हम, अगर आप ये देखेंगे इसको, यहां पर जैसे ईच कार्बन
मतलब यहाँ पर कार्बन के 6 हैं, यहाँ पर कार्बन के 7 हैं, तो एक कार्बन बढ़ा है, तो कार्बन बढ़ने से यहां से यहां तक इतना डिफरेंस हुआ है, यहां से यहां तक इतना डिफरेंस है। तो ये अगर हम इसको देखते हैं तो क्या होता है कि 20 से 30 डिग्रीज का डिफरेंस आता है अगर ईच कार्बन जो है एक कार्बन चेन में ऐड होता जाता है। और ये दिस इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट क्वाइट रेगुलर, ये रेगुलर भी नहीं होता है। सिंस क्यों नहीं होता रेगुलर? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन ए क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल है जो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, डिपेंड नॉट ओनली ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, केवल साइज का उसमें इफेक्ट नहीं होता, बट आल्सो अपॉन हाउ वेल दे फिट इनटू ए क्रिस्टल लैटाइस, वो क्रिस्टल लैटाइस में कैसे फिट हो रहे हैं, उनके जो मॉलिक्यूल है इस वो कैसे क्रिस्टल लैटाइस में, एक तो साइज हो गया आपका कि मॉलिक्यूल का साइज कितना है, लेकिन जो क्रिस्टल लैटाइस है उसमें उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे फिट है, इन दोनों के ऊपर वो डिपेंड करता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेगुलर नहीं हो पाता है। अब वेंडर वाल फोर्सेस की अभी हमने बात करी कि कैसे इफेक्ट डाल रहा है ये, तो वेंडर वाल फोर्स इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इंटरेक्शन। ये बात बहुत आपको समझने वाली बात है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इंटरेक्शन है। कैसे है डिस्टेंस डिपेंडेंट? बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अनचार्ज मॉलिक्यूल्स, अनचार्ज मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एंड ये जो फोर्सेज होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड में ही होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो इन्हीं में ही होंगे। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द फोर्सेज डिक्रीजेस। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक आपको उदाहरण से एक आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड हमारा ये है और एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो है ये है। तो जैसे जैसे अगर इनका डिस्टेंस बीच की ज्यादा है तो वेंडर वॉल का जो फोर्सेस हैं वो इतना फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे तो वेंडर वॉल फोर्सेस जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसीलिए जो है ये कहा गया है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस द साइज द फोर्सेस डिक्रीजेस एंड दीज फोर्सेस आर वीकर। ये जो फोर्सेस होते हैं वीकर देन द नॉर्मल कोवेलेंट एंड आयन, जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनसे जो फोर्सेस हैं ये आपके वीक होते हैं। एंड ये जो फोर्सेस हैं एक्ट ओनली बिटवीन द पोर्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के जो फोर्सेस हैं वहां पर ये एक्ट करते हैं, दैट आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये अगर क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं आपके, सपोज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, अब इथेन का मॉलिक्यूल ले लो या पेंटेन, हेक्सेन, कुछ भी ले लीजिए आप, तो ये जितना कांटेक्ट में होंगे आपके उतना ही ज्यादा ये फोर्सेस जो है इनका इंक्रीज होगा। एंड दीज फोर्सेस दैट इज इन बिटवीन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल, दीज फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे अभी हमने देखा था, अगर आप पेंटेन के लिए देखा था हमने अभी, तो पेंटेन जैसे कि एक नॉर्मल आपका जो है कोई एक नॉर्मल आपका एल्केन है लेकिन उसका कोई आइसोमर है तो वो ब्रांच चेन हो गया, तो वहां पर कैसे इफेक्ट ये डाल रहा है। सो विद इन दीज फोर्सेज अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कैसे अफेक्ट करता है? विद इन ए फैमिली, लार्जर द मॉलिक्यूल, जितना लार्जर मॉलिक्यूल होगा एंड हैज द लार्जर इट्स सरफेस एरिया, जितना कोई लार्जर मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा, सपोज हेक्सेन, हेक्सेन, फिर आपका ऑक्टेन आ गया, फिर C9, C10, C11, C12, तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है तो उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, उतना ही उसमें ज्यादा कांटेक्ट होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ता है तो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, उनका जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज है उतना ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग होता जाता है। फिर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक पेंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, पेंटेन है एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, मॉलिक्यूलर मास सबका 72 है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक पेंटेन्स, जैसे सपोज अगर आप यहाँ पर ले देते हैं पेंटेन, तो पेंटेन का जो आइसोमर है वो आपका हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, लेकिन इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर मास है 72 है, लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफर है।
क्यों डिफर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज पेंटेन है 309.1 केल्विन, तो यहां पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ 5 कार्बन एटम। पेंटेन में क्या है, ये कॉन्टिन्यूस चेन, एक सपोज 5 कार्बन एटम की, 1 2, मतलब ये जस्ट मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ये दिस इज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो इसमें कॉन्टिन्यूस चेन है 5 कार्बन एटम की। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होता है 309.1। लेकिन जो ब्रांड मॉलिक्यूल है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका जो है जो ब्रांड मॉलिक्यूल आ गया, ये इसी का आइसोमर है, तो यहां पर क्या हुआ 300.9। लेकिन 2,2-डाइमिथाइल, इसमें एक ब्रांच और आ गई, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये 282.5 है, तो और कम हो गया ये। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच चेन, जैसे जैसे ब्रांच चेन इंक्रीज होती है किसी भी आइसोमर में, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता चला जाता है। कैसे? ब्रांच मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ ए स्फीयर। सपोज कोई ब्रांच मॉलिक्यूल है, सपोज ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन का जो है ये आपका जो है स्फीयर तो नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर इसमें एक ब्रांच यहां पर आ गई, सपोज अगर मैं आपको एक दिखाता हूं एग्जांपल से, सपोज ये ब्रांच चेन है, एक इसमें जो है ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, एक इसमें ब्रांच यहां पर आ गई, एक ब्रांच सपोज जैसे हमारा आइसोमर्स था, एक ब्रांच यहां पर आ गई इसमें, जैसे आइसो वाला हमने कंपाउंड देखा, एक यहां पर आ गया ऐसे, या 3 आ गया, या बीच में कभी ब्रांच कोई भी आ गई, इसमें ब्रांच आ गई, तो उससे क्या होता है कि वो एक स्फीयर की शेप जो है वो अटेन कर लेता है। एंड दिस रिजल्ट्स इन ए स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां से क्या होता है कि जितना जब स्फीयर हो गया, सपोज यहां से ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन है, ये तो स्फीयर आ गया, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट ज्यादा है। लेकिन अगर इनके बीच में ब्रांच हो जाती है, सपोज इनके बीच में एक ब्रांच होगी, ऐसे करके ब्रांच होगी, तो ये सब ये ब्रांच जो है ये आपके बीच में ऐसे आ जाएगी, तो इनका कांटेक्ट जो है उतना नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जो ब्रांड मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, एक शेप ऑफ ए स्फीयर की अटेन कर लेता है। तो दिस रिजल्ट्स इन ए स्मॉलर एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल विच आर ओवरकम, देयरफॉर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाते हैं। जब आपका स्फीयर मॉलिक्यूल आ गया, जैसे सपोज ये स्फीयर मॉलिक्यूल है, दिस वन इज स्फीयर मॉलिक्यूल, दिस वन इज स्फीयर मॉलिक्यूल, इनके बीच में आप कांटेक्ट देखो केवल इतना सही है। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स है तो इसके बीच में कांटेक्ट कितना ज्यादा है, तो देयरफॉर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ओवरकम रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर्स। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाता है, जहां पर उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। ऑक्टेन एंड आइसो ऑक्टेन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ऑक्टेन है आपका, सो ऑक्टेन बॉयल्स एट 125.7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो इसका जो आइसो ऑक्टेन 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका आइसोमर है, ये 99.3 डिग्री सेल्सियस में करता है। तो ये जो है आपका 2,2,4 ट्राई मिथाइल जो आपका पेंटेन है, ये देखो आप, ये इसने एक स्फीयर की शेप अटेन कर ली है। स्ट्रेट चेन तो नहीं है क्योंकि इसमें ये ब्रांचेस आ गई हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर एक ये आ गया, एक कार्बन ये आ गया, एक बीच में इधर आ गया। सो यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया आपका CH3 CH2 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 CH3। कितने ऑक्टेन मीन्स 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स। दिस इज 2,2,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, और वी कैन से आइसो ऑक्टेन। तो ये जो है शेप ऑफ ए स्फीयर ले लेता है। कौन ले लेता है? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसका कांटेक्ट जो है, जो इसी का दूसरा मॉलिक्यूल होगा वहां पर कांटेक्ट बहुत ज्यादा कम होता है, तो इसलिए इसका जो है 99.3 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और ये आपका स्ट्रेट चेन है, तो इसमें दूसरा मॉलिक्यूल कोई भी आएगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन रहेगा, उसका कांटेक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा, वहां पर वेंडरवाल फोर्सेज जो है वो ज्यादा है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो उसका 125.7 डिग्री सेल्सियस है। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे? ब्रांच चेन एल्केन्स आर लोअर बॉइलिंग बिकॉज दे आर मोर स्फेरिकल, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में होते हैं ब्रांच चेन एल्केन्स,
और उनके पास लेस सरफेस एरिया होगा बिटवीन दियर मॉलिक्यूल। जैसे ब्रांच चेन है, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच में जितना ज्यादा कम कांटेक्ट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो वेंडर वाल फोर्सेस का ये एक उसमें इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर स्ट्रेट चेन एल्केन्स है, स्ट्रेट चेन एल्केन, सपोज ये स्ट्रेट चेन एल्केन है, ये दीज हैव लार्ज सरफेस एरिया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो ऐसे मतलब हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो उनका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा। तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स हैव लार्जर सरफेस एरिया एंड कॉन्सिक्वेंटली हैव स्ट्रॉन्गर डिस्पर्सन फोर्सेस बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के जो एल्केन्स होते हैं स्ट्रेट चेन, उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होता है इन कंपेरिजन टू द ब्रांच्ड एल्केन्स बिकॉज ऑफ स्फेरिकल नेचर ऑफ द ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा कि वेंडर वाल फोर्सेस का एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कितना बड़ा योगदान है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है एल्केन्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये जो है ग्लोब ऑल केमिस्ट्री, दिस इज द चैनल। एंड अगर आपको कुछ और इसमें समझना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप मेल भी हमें कर सकते हैं, फिर हम उसके ऊपर आपको लेक्चर बताएंगे। जो तुम्हारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, और उसके बाद जो फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग लेंगे मैकेनिज्म ऑफ, जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे उनका मैकेनिज्म क्या है। सो थैंक यू।